नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। जी हां, आज हम लोग दीक्षा ऐप में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 10 अर्थात सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। नमस्कार। आज का सत्र सामाजिक विज्ञान पे आधारित है। जैसे कि आपको पता है, सामाजिक विज्ञान विद्यालय का एक अहम पाठ्यक्रम है। ये विषय अन्य विषयों से जुड़ा है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनैतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। जब हम इस विषय को बच्चों तक पढ़ाते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों की रुचि को ध्यान रखें, बच्चों की भागीदारी कक्षा में कैसे हो, इस पे हमारा बिंदु केंद्रित होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं बच्चे अपनी जीवन से जोड़ने का कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय पेडागोजी पे हमारा फोकस होना चाहिए। आप सभी कोशिश कर रहे होंगे कि आपका विषय बाल केंद्रीय हो, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इस अप्रोच को हम कैसे अपनी कक्षा में दिन प्रतिदिन इसको ले आएं, इसके लिए मैं आपको कुछ विधि के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। जैसे जब भी पाठ आप पढ़ाएं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों की भागीदारी प्रश्नों के द्वारा कैसे हम प्रोत्साहित करें। दूसरा, क्विज के माध्यम से भी आप बच्चों को पाठ रुचिकारक बना सकते हैं। तीसरा, मिक्स्ड ग्रुप फॉर्मेशन एक विधि है जहां बच्चों को ग्रुप में आप वर्गित कर सकते हैं और उनसे एक विषय दे दीजिए ताकि वो आपस में चर्चा करें। इससे सामाजिक विज्ञान की जितने भी विषय हैं बच्चे बड़े ही साधारण तरीके से समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का एक अहम स्थान विद्यालय शिक्षा में इसलिए भी है क्योंकि ये बच्चों में मानवीय मूल्य लाने का प्रयास करता है, जैसे विशिष्ट आवश्यकता वालों बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। इसी तरह से समाज के जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी कैसे अपने हर कार्य में शामिल कराने की कोशिश करता है, संवेदनशीलता भी लाता है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के प्रति भी संवेदनशीलता लाने की कोशिश करता है। कई ऐसे पाठ हमारे इस विषय से जुड़े हैं जो आप पढ़ाते समय ऐसी भावना बच्चों में उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस विषय को कैसे रुचिकारक बनाएं इसकी चर्चा करें। और इस विषय के कई उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पे पहले हम चर्चा करें और फिर विषयवार इसको कैसे रुचिकारक बनाएं इसकी समझ बनाने के लिए हम आपको सूत्रों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पहले आपको उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। पहला उद्देश्य विषय की प्रासंगिकता को समझना, विषय वस्तु का वर्गीकरण करना, किसी भी घटना के कारण और परिणाम को तथ्यों से एकत्रित करके समझना, विविधता में एकता जैसे अवधारणाओं को समझना, प्रकृति और सामाजिक घटनाओं को समझने में दृष्टिकोण की बहुलता को विकसित करना, संसाधनों की विविधता की सराहना करने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना, वैश्वीकरण के प्रति परिचय बताना, सामाजिक और मानवीय आपदाओं को दूर करने के तरीके विकसित करने की समझ बनाना। तो आइए दोस्तों, दीक्षा ऐप में चलते हैं।
आइए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अपने प्रश्नोत्तरी को चलाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मेरे प्रश्नोत्तरी जो हैं वो अब खुलने ही वाले हैं। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार हैं। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए में मुख्यमंत्री, बी में प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति और डी में है राजा या रानी। जी हाँ, हमारे आंसर हो जाएंगे डी अर्थात राजा या रानी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में कौन सरकार चलाता है या निर्णय लेता है? राजा या रानी। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा दूसरा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए में राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, बी में है राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, सी में है कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए और डी में है स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे ए अर्थात राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, डिस्प्ले पर तीसरा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में कौन सा सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए में स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बी में है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, सी में है ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है और डी में है एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। जी हाँ, हमारे आंसर हो जाएंगे बी अर्थात ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ग्लोब के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो क्या हो गया? ग्लोब महाद्वीप का सही आकार नहीं दिखाता है, जो कि बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि ग्लोब जो है महाद्वीपों का लगभग सही आकार दिखाता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, डिस्प्ले पर चौथा क्वेश्चन आ चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए में मानक मध्याह्न रेखा, बी में है कर्क रेखा, सी में है मकर रेखा और डी में है भूमध्य रेखा। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे सी अर्थात मकर रेखा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है स्पेशली हमारे सीटेट स्टेट के तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए था, तो इसे ज़रा ध्यान रखेंगे कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में कौन जाना जाता है? मकर रेखा। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा 5वां क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए में अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है, बी में है देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहा जाता है, सी में है देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं और डी में है अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ हो जाएंगे ए अर्थात अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यहाँ डिस्प्ले पर छठा क्वेश्चन शो हो चुका है और ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंस टाइप का है, ये मिलान करने वाला है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं क्या है कॉलम में। बाएं साइड में दिया गया है कॉलम ए और दाहिने साइड में क्या है? कॉलम बी। और यहाँ हम कॉलम ए में पढ़ते हैं बाएं साइड में। ए में है पांडुलिपियाँ, बी में है शिलालेख, सी में है स्मारक और डी में है पुरातात्विक साक्ष्य। और दाहिने साइड कॉलम बी में क्या दिया गया है? फर्स्ट में चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं, सेकंड में है अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई हैं या ज़मीन पर स्थित हैं, थर्ड में है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें
और फोर्थ में दिया है लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंट पर उत्कीर्ण है। जी हाँ, इसको हम पहले मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ ए का क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी पांडुलिपियां कौन सी हो जाएगी, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। अब बी का क्या हो जाएगा, चौथा, यानी शिलालेख का क्या हो जाएगा, लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंट पर उत्कीर्ण है। और सी का क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी स्मारक का क्या हो जाएगा, अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से खोदकर निकाली गई है या जमीन पर स्थित है। और डी का क्या हो जाएगा, पहला, यानी पुरातात्विक साक्ष्य का क्या होगा, चीजें जो जमीन से खोदकर निकाली जाती हैं। अब हम लोग स्क्रॉल को अप दबाते हैं और यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि हमने क्या लगाया था, ए का तीसरा लगाया था, बी का चौथा लगाया था, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इस अनुसार से हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, डी, अर्थात ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ जो क्वेश्चन मेरा पांचवा के रूप में शो कर रहा है वो हो सकता है कि आपका पहला हो, जो आप में पहला में शो कर रहा है हो सकता है मेरे में 10वां में हो। तो इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन सेम ही होंगे। तो अच्छा से क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लेना है और उसके बाद हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उससे भी नहीं हो तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं और याद करने के बाद अपने प्रश्नोत्तरी को हल कीजिए और 10 में 10 अंक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर 7वां क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, ए में महाकाव्य पुराण स्मृति, बी में है ग्लोब नक्शे जानवरों की हड्डियाँ, सी में है इमारतों गड्ढे में बने घर सिक्का और डी में क्या दिया है, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ए, अर्थात महाकाव्य पुराण स्मृति। यानी क्या हुआ, साहित्यिक स्रोत कौन है, तो महाकाव्य पुराण स्मृति। हम लोग तो पढ़ते भी हैं साहित्य की पुस्तकें, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर 8वां क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, ए में बहसों का आयोजन, बी में है व्याख्यान विधि का उपयोग करना, सी में है पुस्तक को जोर से पढ़ना और डी में है ड्रॉ या लिखे और चर्चा करें। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे डी, अर्थात ड्रॉ या लिखे और चर्चा करें। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा 9वां क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, ए में परियोजना आधारित ज्ञान, बी में है केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, सी में है व्याख्यान विधि का उपयोग करना और डी में है पूरा करने हेतु किया गया कार्य। अब स्क्रॉल को अप दबा देते हैं और जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे ए, अर्थात परियोजना आधारित ज्ञान। आइए चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, प्रश्न आ चुके हैं यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। यानी सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन क्या बढ़ावा देता है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, ए में उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, बी में है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सी में है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता और डी में है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे बी, अर्थात स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे
मानवीय मूल्य। जी हाँ दोस्तों, हमारे 10 के 10 प्रश्न यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, मैं पहले बताना भूल गया कि यहाँ जो है ऑप्शन जो देख रहे हैं, जो मेरा ए में शो कर रहा है, हो सकता है आपके डी में हो, या जो आपके डी में है वो मेरे बी में हो, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अल्टरनेट ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स से होंगे, लेकिन होंगे सेम ही। तो आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट दबा के देखते हैं। जी हाँ, यहाँ शो कर रहा है सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0, और नीचे में दिखा रहा है रिव्यू बाएं साइड में, और दाएं साइड में सबमिट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 में 10 हो रहा है, तो अब सबमिट करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ दिखा रहा है अब क्या कि योर स्कोर इज 10/10, यू कैन रीडो द स्टेटमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यानी आपका अगर यहाँ पे 10 में 10 अंक नहीं आ रहे हैं तो आप लोग रीडो करके इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर 10 में 10 आ रहे हैं तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक मित्रों। अगर आगे भी आप दीक्षा ऐप पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित सारी समस्याओं का हल चाहते हैं, या फिर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट, एसटेट, यूपी टेट, बिहार टेट इत्यादि की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो इन प्रश्नों का संग्रह आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इससे लाभ पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।